मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे होते हैं। उन पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहां पर होता है। उसे एक आदमी बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को कुछ रेडिएशंस यानी शुआएं महसूस हुई। उन्हें लगा कि शायद यहां पर यूरेनियम है और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनरी यहां पर मंगवा ली और काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते काम के दौरान वो जमीन अंदर घुसने लगती है, यानी एक गार में जाने लगती है। तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर इस गार के अंदर जाते हैं, यानी जमीन के निचले हिस्से पर। तो वहां पर उन्हें बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन दिखता है, यानी ढांचा। जब डॉक्टर इस पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं है, बल्कि वाकई में एक बहुत बड़ा जानवर है जो कि यहाँ पर सो रहा था और रोशनी पड़ने पर यह जिंदा हो गया था। फिर दिखाया जाता है कि वो जानवर गार से निकलकर समुंदर की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ जापान में एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था कि जिस जगह से वो जानवर निकला वो वहां से अर्थ को खोदता हुआ यहां तक आ रहा है। इस जगह पर एक प्लांट होता है। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो अपना प्लांट खत्म करना पड़ेगा। फिर उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को लेकर वहां से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं ये मुझे कोई अच्छी बात नहीं लग रही, तो तब तक तुम मेरे प्लांट के पास मेरी टीम के साथ रहोगी। फिर हमें वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है जो कि पता लगा रहा था कि असल में ये अर्थक्वेक के झटके आ कहां से रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तो वो कहता है कि सब मशीनरी ऑफ कर दी जाए क्योंकि हम नहीं जानते कि झटके किस चीज के हैं और कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दें। इसी के साथ वहां पर फिर से अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहां पर आ जाती है। वो वहां से भागने लगती है और चैम्बर में ब्लास्ट होने की वजह से एक पॉइजनस गैस यानी जहरीली गैस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गैस पूरी तरह से इस केबिन में फैल गई थी। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो, इससे पहले कि वो गैस यहां तक पहुंच जाए। और ना चाहते हुए भी साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है और उसके बाद वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर रह गई थी। वो उसे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना, और इसी के साथ रेडिएशंस की वजह से वो पूरे का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी ये सब कुछ अपने स्कूल से देख रहा था। अब हमें 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक फौजी बन चुका था और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर वापस आया था। वो अब मैरिड था। उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड की अपने डैड से नहीं बनती थी क्योंकि वो समझता था कि उसकी मॉम की डेथ उनकी वजह से हुई, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो उन्हें मिलने चला जाता है और जाकर अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो उसके फादर उसे कहते हैं कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशंस थी और अभी तक हम वो सेम चीज फील कर रहे हैं। और अभी भी वो इसीलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उसी जगह पर गया था जहां पर पुलिस ने जाने के लिए मना किया था। वो बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। तो मुझे वहां पर जाकर देखना होगा और ये साबित करना होगा कि उस रोज प्लांट पर जो ब्लास्ट हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो फिर फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहां पर जाता है। अब वो लोग नोट करते हैं कि वहां पर कोई जहरीली गैस या रेडिएशन नहीं थी। वहां पर फिर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और वहां पर वही डॉक्टर जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था वो भी होता है। वो सब साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आखिर तुम बार बार इस जगह पर क्यों जाते हो। तो वो सब कुछ बताने लगता है जो वो करना चाहता था। डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो उसे भी नहीं पता थी। वो वहां पर बहुत बड़ी पत्थर जैसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक वो पत्थर हिलने लगता है तो वो लोग उस पर बिजली फेंकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और लोगों पर बिजली जैसी कोई चीज फेंक रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर खुद को कैद से आजाद करवाकर प्लांट से बाहर आ जाता है और वहां से उड़ जाता है। अगले दिन कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को अपने साथ जाने का कहते हैं। डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट
साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले लेता है। लेकिन इस वाकये में साइंटिस्ट काफी जख्मी हो चुका था। वहां पर जाकर उनका हेड उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं, जब जमीन की रेडिएशंस कम होती गई तो ये समुद्र की गहराइयों में चला गया ताकि वो उससे अपनी एनर्जी ले सके। वो बताता है कि हमारी कंपनी को भी इसे ढूंढने के लिए बनाया गया था, वो आज तक नहीं मिला और उसका नाम गॉडजिला था। और ये वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। वो चलता चलता यहाँ जापान के एक प्लांट में आ गया क्योंकि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो बहुत सारी एनर्जी एक साथ ले पाता। इसी के साथ हमें दिखाते हैं कि साइंटिस्ट की वहां पर डेथ हो जाती है और सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि आज तो ये मरे हैं, कल को कोई और भी मर सकता है। अचानक वहां पर हेड को कॉल आती है कि समुद्र से अजीबो गरीब रेडिएशंस आ रही हैं और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स वहीं मौजूद हैं और वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वहां पर किसी और चीज के भी सिग्नल्स मिल रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग भेजे गए थे जो देखते हैं कि समुद्र से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है। वो दरअसल वही खतरनाक क्रिएचर्स था जो कि अब शहर में आ चुका था। सब लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे थे और उसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि क्रिएचर्स गॉडजिला से बचकर भाग गया और अब वो खतरनाक क्रिएचर्स समुद्र में जाकर अपने साथ और भी जानवरों को मिला रहा था। डॉक्टर की टीम मेंबर्स कहती है कि बहुत साल पहले हमें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक जानवर निकलकर जापान के इसी प्लांट पर चला गया था और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। उसे एक जगह पर सेफली रखवा दिया गया था। जब कुछ लोगों को वहां पर देखने के लिए भेजा जाता है तो वो लोग देखते हैं कि अंडे में से वो जानवर निकलकर कहीं जा चुका है। पता चलता है कि दूसरा अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर्स का था और वो उसमें से निकलकर किसी और शहर में तबाही मचा रहा था। इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टीवी पर दूसरे क्रिएचर्स की फोटेज देख रहे थे। वहां पर वो देखते हैं कि इस क्रिएचर के तो पर ही नहीं है जैसे पहले क्रिएचर के थे। रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये फीमेल है और पहला क्रिएचर मेल था। अब क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी था तो उसे आर्मी के साथ हर जगह भेज दिया जाता है कि वो वहां उन क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी तरफ हमें कैप्टन बताते हैं कि वो क्रिएचर्स बहुत तबाही कर रहे हैं तो हेड उन्हें कहता है कि हमें उन्हें बहुत खतरनाक बॉम्ब से उड़ाना होगा। कैप्टन कहता है कि इससे तो उन्हें फायदा होगा क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए उन्हें और वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो हेड कहता है कि हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं, रिस्क तो लेना ही होगा। वो दोनों क्रिएचर्स अपने एनर्जी स्टोर्स करने के लिए यानी रेडिएशंस को फिल करने के लिए एक समुद्र में जा रहे थे क्योंकि गहराई से उन्हें बहुत सारी रेडिएशन मिलती थी और गॉडजिला उन्हें दूसरी तरफ मारने के लिए आ रहा था। तो ये सब लोग भी उसी समुद्र की तरफ बढ़ते हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने साथ रख लेते हैं और फोर्ड भी उन पर नजर रखे हुए था। वो बॉम्ब उन्होंने एक बोट पर रखा हुआ था। मेल क्रिएचर्स आकर उस बोट पर अटैक कर देता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उठाकर वहां से चला जाता है। अब वो दोनों क्रिएचर्स उस बॉम्ब को लेकर वहां से दूर चले गए थे क्योंकि उन्हें वो चीज मिल गई थी जिससे उन्हें बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली थी। आर्मी का और हेड का ये प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। वो ये सोचते हैं कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा तो शायद गॉडजिला ही सबकी जान बचा ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर्स शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे लेकिन लकीली गॉडजिला भी वहां पर आ जाता है और आर्मी भी वहीं पर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला उस क्रिएचर्स के सामने आ जाता है और ये लोग लड़ने लगते हैं। ये बहुत ही बड़े थे और लड़ते लड़ते बहुत चीजें तबाह कर रहे थे तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ मेल क्रिएचर्स ही मौजूद था तो गॉडजिला उससे आसानी से लड़ता रहा था और वो उसे मारने वाला होता है कि पीछे से फीमेल क्रिएचर्स आकर उस पर अटैक कर देती है और अब गॉडजिला उन दोनों से अकेला लड़ रहा था। यहाँ पर गॉडजिला के लिए उन दोनों को मारना काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे एक घोंसले में से बहुत से अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर्स ने दिए थे और गॉडजिला के लिए उनको हराना काफी मुश्किल हो जाता है। आर्मी वहां पर एक बॉम्ब पर टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और जल्द ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब के सब अंडे उसमें फट जाते हैं। जब मेल और फीमेल क्रिएचर्स ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लगती है और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर
उस तरफ भागते हैं। अब उस धमाके से गॉडजिला को यह फायदा हुआ, इस धमाके की सारी रेडिएशंस गॉडजिला में एनर्जी की तरफ जाने लगी और उसने वही एनर्जी यूज करके अपने मुंह से उन दोनों क्रिएचर्स पर फेंकी। अब गॉडजिला काफी ताकतवर हो चुका था और वो दोनों क्रिएचर्स से पूरी ताकत से लड़ रहा था। यहाँ पर गॉडजिला मेल क्रिएचर्स को मार देता है तो ये देखते हुए फीमेल क्रिएचर्स को काफी गुस्सा आता है और उसे इस बात का गुस्सा था कि आर्मी ने उसके अंडों को मार दिया। तो वो फोर्ड की तरफ बढ़ती है, लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से आकर पकड़ता है और उसका मुंह खोलकर अपने मुंह से सारी की सारी रेडिएशंस उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन होने लगती है और वो मर जाती है। फोर्ड भी वहां पर काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन आर्मी उसे ठीक करने के लिए वहां से ले जाती है। अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग समझ रहे थे कि वो मर चुका है, लेकिन वो थक चुका था और अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। गॉडजिला उठता है और वापस समुद्र में जाने के लिए चलने लगता है। वो इनफैक्ट यहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। उसकी दुश्मनी तो बस उन खतरनाक क्रिएचर्स से थी और अब जैसा कि उसने उनको मार दिया तो वापस समुद्र में चला जाता है। और अब दिखाया जाता है कि फोर्ड भी अपनी बीवी और बेटे के पास चला गया था और सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।